नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। भगवान राम का नाम, अहंकार ने बिगाड़ दिया काम। जी हां, आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार के बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। इससे पहले बीते सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर बीजेपी पर इशारों इशारों में तंज कसा था। तभी से संकेत लगने लगा था कि चुनाव नतीजा आने के बाद आरएसएस के लोग बीजेपी से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जयपुर में इंद्रेश कुमार ने तो कोई लाग लपेट नहीं किया, सीधे तौर पर निशाना मारा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जो पार्टी भगवान राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई है। ऐसे में 2024 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन जो उसे अकेले बहुमत मिलना चाहिए था उसे भगवान राम ने अहंकार की वजह से रोक दिया है। ऐसा नहीं कि इंद्रेश ने केवल बीजेपी को घेरा, उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा है। कहा, जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहां तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। इंद्रेश कुमार ने कहा, भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इस बयान के बाद बीजेपी वाले तो बहुत परेशान हुए, विपक्षी नेताओं को भी मिर्ची लगी है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी के गोरखपुर में कैंप कर रहे हैं और वहां सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होने वाली है। इसी समय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष अवध और बुंदेलखंड के हारे हुए सांसदों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी करारी हार के बाद यह माना जा रहा है कि यहां कुछ बड़े बदलाव की तैयारी है। ऐसे में भागवत का सीएम योगी से मिलना भविष्य के मद्देनजर क्या गुल खिला सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहा गया। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 के नेता है। नंबर 1 पहले ही कह चुके हैं कि कुछ सुनता नहीं उनकी। फिर उन्होंने मणिपुर के मामले में, कई मामलों में कहा लोग आजकल अपनी अहंकार में डूबे हैं। चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु रथ देखी तीन तैसी, वो उसी में खुश रहें। राम जी ने तो दिया है हम लोग को मैंडेट काम करने के लिए। हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी, और जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। सही बात है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले का हार होती है, और कोई राम का नाम, रहीम का नाम लेकर राजनीति अगर करता है तो वो देश प्रेम नहीं होता है, और पब्लिक के जो भावना से खिलवाड़ करता है, निश्चित रूप से जनता उसको हार का तगमा देती है। देखिए, इंद्रेश कुमार आरएसएस के वरिष्ठ संचालकों में से हैं। ये वही हैं जिनके ऊपर पंजाब ट्रेन ब्लास्ट का आरोप लगा था और टेररिज्म का आरोप लगा था। भाजपा की सरकार आई तो उनको मुक्ति मिली। उनको मेरे ख्याल से आरएसएस के लोगों को इस तरह की टिप्पणी से बचनी चाहिए। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल काम करें।
आरएसएस के बयान आए हैं और यूपी में बीजेपी की समीक्षा बैठक में जो बातें निकल के आई हैं वो बता रही हैं कि तूफान से पहले की शांति है। यूपी में बहुत कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कितनी बदलेगी? क्या मोहन भागवत की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से जो होगी उसके बाद कुछ समीकरण बदलेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। हमारे साथ जुड़े सुकीर्ति जैन साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकीर्ति जैन जी। वरुण त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत्स्येंद्र प्रभाकर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मिश्रा जी हैं, संघ के विचारक। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, नमस्कार। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इंद्रेश कुमार जी ने तो बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज हैं आप लोग इतने ज्यादा? इंद्रेश जी क्या बताएं? आवाज थोड़ी कम इंद्रेश कुमार जी का बयान जो आया है जयपुर में, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जो लोग अहंकारी थे उनको भगवान राम ने रोक दिया सत्ता में पूरी तरह बहुमत प्राप्त करने से। सुना होगा आपने, बहुत चर्चा है आज। और इससे पहले मोहन भागवत जी भी सरकार को संदेश दे चुके थे। तो क्यों नाराज हैं, मतलब इतना ज्यादा? नाराजगी की कोई बात नहीं है। नाराजगी परिवार के सदस्य हैं सब लोग, तो कहीं कोई कमी बेसी होती है तो नाराजगी लाजमी है, होनी भी चाहिए। हाँ, तो थोड़ा खुल के बताइए, इतना घबरा क्यों रहे हैं? खुल के बताइए, क्या नाराजगी है, कमी पेशी क्या रह गई है? नहीं, घबराहट नहीं है जी। कहने का मतलब कि परिवार में 5 लोग हैं, तो कहीं किसी को कोई कमी दिखेगी तो नाराजगी प्रकट कर सकता है, करना भी चाहिए। तो कौन सी कमी, थोड़ा बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, आपकी बात पहुंचा देंगे ऊपर तक। नहीं, पहुंचाने की क्या बात है, इशारों में कुछ बता दीजिए, कुछ कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कत है? वो बयान क्या चुभ गया आप लोगों को जो नड्डा जी का, कि भाई जरूरत नहीं है अब संघ वालों की, हम सक्षम हो चुके हैं? नहीं, संघ अपना काम करता है, संघ से और उनके बयान से क्या लेना देना। उससे भी नाराज नहीं है, इससे भी नाराज नहीं है, लेकिन नाराज हैं। चलिए ठीक है, सुकीर्ति जैन बताएंगे। सुकीर्ति जैन साहब, नड्डा जी ने बयान दिया था, उसका असर दिख गया है, यूपी में आधे रह गए आप लोग। और इंद्रेश जी तो खुल के बोल रहे हैं भगवान राम ने आपकी सत्ता रोक दी है, क्या कहिएगा? पिछली एक डिबेट में मैंने कहा था, और ये जो मैंने एडिशनल रूप से कहा था, अब प्रासंगिक जिसको कह सकते हैं जी, कि नड्डा जी का बयान कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, जो संघ पर निर्भर नहीं रहे। और उसी समय आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया था कि अब संघ जो है किसी भी तरह के मंदिर निर्माण की में भूमिका नहीं रखेगा। इन दोनों बयानों का बहुत गंभीर मायने निकाले जा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद संघ की संस्था है, संघ का एक उपक्रम है, और 1984 से विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर का मामले को लेकर आगे आई। अब जब जो है संघ ने मना कर दिया, विश्व हिंदू परिषद नहीं आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो इतने अहंकार है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले संघ का स्वयंसेवक रहा। अब तो फिर आप बेहतर समझते हैं। विचारधारा तो हमारी स्वयंसेवक की है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से उस पार्टी से मेरा चेहरा जुड़ जाता है, विचारधारा तो वही है। तो जहां तक प्रश्न उठता है कि संघ की जो भूमिका है उसके अनुकूल यदि भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो संघ का आशीर्वाद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है आदरणीय पांडे जी, आज मुझे अच्छे समय पे आपने अवसर दिया है जी, कि 1985 में जब से संघ की स्थापना हुई, हम जब उसका इतिहास पढ़ेंगे तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में परम पूज्य हेडवेगार जी ने संघ की स्थापना की थी, और उसके बाद संघ आज विशाल वटवृक्ष बन गया है, देश में विदेश में शाखाएं हो गई हैं इसकी। इसको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है,
जो राष्ट्र के लिए काम करेगा संघ का आशीर्वाद रहेगा, समाज के लिए काम करेगा संघ का आशीर्वाद रहेगा, गौ सेवा में काम करेगा संघ का आशीर्वाद रहेगा। ये सब आशीर्वाद गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए काम तो सुकीर्ति जैन जी, सारे काम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, नाराजगी की वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहना और करना में फर्क है। जैसे मैं जैन होने के नाते कह सकता हूं कि गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। कितनी ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, भारत विश्व का दूसरे नंबर का गौ मांस निर्यात का देश बन गया है ब्राजील के बाद में। हमारे परम पूज्य विद्यासागर महाराज जी ने ये कहा था कि आप इसको बंद कीजिए। आप आज न जाने कितने संघ के प्रकल्प चल रहे हैं, मैंने जयपुर में जाके खुद देखा है, संघ की बैठक में गया था, संघ देखा मैंने जाकर, हजारों गाय की सेवा कर रहे हैं संघ के स्वयंसेवक। इनका कोई स्वार्थ नहीं आदरणीय पांडे जी। संघ का जो स्वयंसेवक है वो समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए पूर्णतः समर्पित है। वो अपने आप को, जीवन को समर्पित करके भाव लेकर ही आता है ये। इसीलिए संघ की जहां तक बात है, उसके द्वारा कही गई बात को शिकायत के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसको तो एक सीख के रूप में लेना चाहिए। तब जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के लोग घुस गए हैं, पांडे जी कांग्रेस के लोग घुस गए हैं, और जब दूध में मठा मिलता है तो नुकसान तो दूध का ही होता है, मठे का कुछ नहीं होता है। तो जो कांग्रेस के लोग आने के बाद जो कठिनाइयां, जो परिवर्तन बीजेपी में देखा जा रहा है, तो संघ के स्वयंसेवक होने के नाते ये दर्द तो होगा। और जब निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं तो माननीय इंद्रेश जी ने, ऐसे इसके पहले भी कई अवसर आए हैं जब संघ के उच्च पदाधिकारियों ने सच कहा है। बिल्कुल ठीक है सुकीर्ति जैन साहब, आपसे लंबी बात करेंगे इस पे, एक कमेंट सबका ले लूं। 60,000 जो है करीब जो है शाखाएं, 60 लाख के आसपास सदस्य हैं संघ के, 73,000 शाखाएं हैं पूरे देश में। इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष जो है, जब बीजेपी कहती है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है आखिर बीजेपी कहां पहुंच चुकी है। वरुण त्रिवेदी जी, आपको आवाज आ रही है तो मैं आप सवाल पूछूं? कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण त्रिवेदी जी, आप जुड़े हुए हैं? ठीक है। मत्स्य प्रभाकर साहब, इतना बड़ा संघ है, आप भी जानते होंगे, आप तो बीजेपी को बहुत करीब से लगातार देखते आ रहे हैं। आखिरकार ये जो मतभेद हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ऐसा कौन सी कमी रह गई मोदी जी की तरफ से जो लगता है आपको राजनीतिक तौर पर जो संघ आप सुना रहा है चुनावों के बाद? देखिए नवीन जी, एक बात साफ है और वो ये है कि कमी तो निश्चित तौर पर रह गई है, और वो बहुत सारे जो कोने हैं उनसे जाहिर भी हो रही है। और कमी ये हो गई कि संघ को समझने में ही भूल हुई कहीं। और मैं स्पष्ट तौर पर ये कह सकता हूँ कि देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे संघ को समझने में भूल हुई। संघ वास्तव में समूह को महत्व देता है, संघ को महत्व देता है। संघ का ध्येय वाक्य ही है, संघे शक्ति सर्वदा। संघ हमेशा समूह की शक्ति में विश्वास रखता है, और जब यह किसी व्यक्ति या मैं पर आधारित हो जाती है, हम पर आधारित होने के बजाय मैं पर आधारित हो जाती है, तो यही आप पथ से भटक जाती है। और कदाचित इस पूरे मामले में ऐसा हुआ। लेकिन विपक्ष के इस कथन से, इस तर्क से, तो भले तंज के रूप में हो, व्यंग्य के रूप में हो, मुझे सहमत होना पड़ेगा कि वास्तव में संघ के लोगों ने भी जो मार्गदर्शक या दिग्दर्शक की भूमिका में होते हैं, उन्होंने शुरू में समय रहते इस बारे में सचेत नहीं किया। पिछले 2.5 वर्षों से जो कुछ है वह सब कुछ मोदी गारंटी, यह मोदी ने किया, मैंने किया के आधार पर चल रहा था, और इस पर नियंत्रण लगाने की कोई कोशिश संघ की तरफ से कहीं नहीं की गई। मैं ये बात नहीं कहता हूँ संघ मलाई खा रहा था या काट रहा था, यह बात कतई गलत है। संघ मलाई खाने में विश्वास नहीं रहता। संघ तो एक सेवी संगठन है और वह सेवा भावना से ही कार्य करता है। लेकिन निश्चित तौर पर वह अगर यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी उन विचारों को आगे बढ़ा रही है जो संघ चाहता है, तो उसको शुरू से इस बात के बारे में सहेज करके उसको रखना चाहिए था। और यह भूल हुई या इसकी जो
अतिरेक जो इस मामले में हुआ, इस पर नियंत्रण न लगाने की जो स्थिति बनी, उसकी वजह से यह स्थिति आई। इंद्रेश कुमार जी ने जयपुर में बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है, अहंकारम बलम दर्पम। अहंकार जो है वह, इसका सीधा अर्थ इस खंड में केवल ये है कि अहंकार जो है वह बल का विनाश कर देता है। तो अहंकार जब बल का विनाश कर देता है तो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है और सब कुछ स्वयं को मानने लगता है। जहां सब कुछ स्वयं को मानने की बात आ जाती है, वहीं पर स्थिति जो है वह बिगड़ जाती है। और इस समूचे मामले में यही हुआ। लेकिन विपक्ष को इससे यह अधिकार नहीं मिल जाता। विपक्ष संघ को संभालने वाला, संघ को संचालित करने वाला कब हो गया? यह संघ और भारतीय जनता पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से प्रसूत हुई, उससे उत्पन्न हुई 1985 में जो है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यह कार्य संघ और भारतीय जनता पार्टी का वो परस्पर बात करके, विचार विमर्श करके, मंथन करके चीजों को तय कर लेंगे। विपक्ष को अपनी सकारात्मक भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। हमें बहुत दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि वास्तव में विपक्ष अब भी कोई अपने लिए टैग लाइन लेकर के नहीं चलना चाहता, बल्कि वह टैग लाइन विचारों को, असत्य को, भ्रामकता को बढ़ाने, फैलाने के लिए अपना कोई कार्यक्रम कि हम क्या अच्छा करेंगे, हम क्या अच्छा दे सकते हैं, हम क्या करेंगे, यही एक केवल ताक झांक जो है, कमियां निकालने, बखिया उधेड़ने जैसे ख्याल लेकर के विपक्ष जो चल पड़ा है, इससे बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने मसेन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। आपने कहा अहंकार वाली बात जो है, मैं जो है अनिल मिश्रा जी तो कुछ बताएंगे नहीं, ना सुकृति जैन साहब बोल पाएंगे। आप बता दीजिए अहंकार कौन कर रहा है? क्या मोदी जी की तरफ साफ इशारा है संघ का, या कोई और है? हाँ, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ। मैंने कर्नाटक की हार जब भारतीय जनता पार्टी की हुई, तभी जो है एक ऐसी स्थिति बनाने की और विचार देने की कोशिश की थी। उस पर बहस करने की आवश्यकता थी, बहस की जाती, लेकिन उसको इस तरीके से नकार दिया और उत्तर प्रदेश में तो मशीनरी ने उसको रौंदना चाहा। यह स्थिति हुई जिसकी वजह से वह संदेश वास्तव में जिन तक पहुंचना चाहिए था वह तक नहीं पहुंच पाया, प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से, बल्कि उसके विपरीत पत्रकारों को दंडित करने जैसी स्थिति हुई और परिणाम उसका ये सामने है। असल में पत्रकार भी जो है प्रशासन से कहीं निर्देश प्राप्त करते हैं और कहीं उनका संरक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन एक जो यथार्थपरक बात है वह ये है कि उनको उनके तहत, क्योंकि पत्रकारों को सबसे ज्यादा भय प्रशासन से होता है। प्रशासन कब कहाँ कौन सी युक्ति लगा देगा, कौन सी किसके इशारे पर काम कर रहा है, कौन अपना हित चाहता है, हर किसी का मैं प्रबल है। तो मैं को साधने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने हितों को साधने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। और वही मामला यह भी हुआ। इसको कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद से, कर्नाटक विधानसभा के जब चुनाव हुए थे उसके पहले मैंने कर्नाटक का दौरा किया था और मैं खूबी इस बात को जानता हूँ। लगभग सभी क्षेत्रों में मैं गया था और ये महसूस किया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक हो रही है। लेकिन चुनाव प्रचार के बाद, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद और चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसी की पुनरावृत्ति लोकसभा के इस आम चुनाव में हुई, 18वीं लोकसभा के, और उसका परिणाम हमारे सामने है। लेकिन इससे विपक्ष को खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बात तो पहुंचा देंगे, सुकृति जैन साहब हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, पहुंचा देंगे। मैं एक बयान जो वरुण त्रिवेदी से ले लूं। वरुण त्रिवेदी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। आपने सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संघ के विचारक अनिल मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार मसीन प्रभाकर लगातार कह रहे हैं, और संघ का जो निर्देश है या जो कहे जो नाराजगी है वो जो है बीजेपी को लेकर तो है ही है, कांग्रेस को लेकर भी है, कि वो कह रहे हैं आप तो बहुत राम विरोधी हैं, आप लोग जो है आपका तो कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी वाले शायद समझ जाएंगे, और जो है आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं भगवान राम का? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात है कि कांग्रेस राम विरोधी है। इस देश में
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम विरोधी है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी, आप बताइए ना कि कांग्रेस कहने से क्या होता है। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कब राम का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कब राम मंदिर का विरोध किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पर राम मंदिर बनेगा तो सोनिया जी ने उसका स्वागत किया और सोनिया जी ने ये कहा कि वहां का जो ट्रस्ट है वो जल्द से जल्द राम मंदिर बनाए। कांग्रेस पार्टी ने कब राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी राम के नाम पर जो राजनीति करते हैं उसका विरोध करती है। आप बताइए ना, इस देश में मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या मुद्दा सिर्फ राम मंदिर होना चाहिए। इस देश में बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसमें महंगाई है, उसमें बेरोजगारी है, उसमें देश के विकास है, उसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम का विरोध नहीं किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिनको अपना आइडियल मानती है, जिसका नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई, जब उनका असैसिनेशन हुआ, तो महात्मा गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द निकले थे, हे राम। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। आप बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी ने कब राम का विरोध किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया और वो अयोध्या से चुनाव हारे। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज आपको पता है कि संघ क्यों मोदी जी का विरोध कर रहा है। क्योंकि मोदी जी अपने आप को भगवान समझने लगे। आपने वो फोटो नहीं देखी जिसमें राम जी का छोटा चित्र था और मोदी जी का बड़ा चित्र था। राम जी मोदी की उंगली बताएंगे। कमाल है साहब, आप किस तरह की राजनीति करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव 2024 का नतीजा आया, ये मोदी जी हार चुके हैं। 1/3 प्रधानमंत्री है, 240 सीटें इनकी आई हैं, 272 चाहिए, ये चुनाव हार चुके हैं। लेकिन ये अपने अहंकार को लेकर सत्ता पर बैठे हुए हैं। आप बताइए ना कि मोदी जी ने तो वादा किया था कि हम तो 404 सीटें लाएंगे, आप 240 सीटें लाए हैं और आपको शर्म नहीं आती। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती आप शपथ ले लेते हैं, आप लोगों को, आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी एनडीए को बहुमत मिला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। अगर सरकार वो नहीं बनाएंगे तो क्या आप बनाएंगे। आप तो बीजेपी से भी सब मिला के भी कम है। मोदी जी ने कहा था कि हम तो 404 सीटें पा रहे हैं। कहा था अलग बात है, बयान तो देते हैं। आप लोग भी कहा था कि हम भी लेके आ रहे 295 बने रहे। भाई हमने कहा था ना 295 ला रहे हैं, हमारी तो 240 के लगभग सीटें आई ना, उन्होंने तो 400 कहा था। और दूसरी चीज, आप तो कहते थे ना, आप तो ये बात कहते थे ना कि उनको शर्म आनी चाहिए। आप लोग जो है कैसे बात कर रहे हैं, आप तो बीजेपी से भी कम है। तो मोदी हट जाएगा, लेकिन कहाँ हट रहे हैं आप तो जबरदस्ती। आपने कब एनडीए के दलों के लिए आप खड़े हुए, आप कभी नहीं खड़े हुए। लेकिन आज आप उनके सहारे सरकार चला रहे हैं, चलाइए। लेकिन अब आपके जो अपने लोग हैं वो आपको स्वीकार नहीं करना चाहते भाई। उसमें बहुत से, अभी आप देखिए ना, अभी तो सरकार बने हुए जुमा 2 दिन हुए, अभी आप आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद पता चले। क्योंकि लोग, इस देश के लोगों ने कभी किसी का अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया है और वो मोदी जी के भी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है अनिल मिश्रा जी, एक बार फिर थोड़ा खुल के बताइए जरा, पहली बार आप बता नहीं पाए थे, क्यों नाराज हैं, बता दीजिए। आज जो सारे लोग सुन रहे हैं जी। नाराजगी की कोई बात नहीं है भाई साहब। जो बताना चाहते हैं, जो दिल में जो शिकवे हैं, सब बता दीजिए। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। परिवार है तो परिवार में तो भाई कहीं कोई दिक्कत होगी तो आदमी को बात अपनी रखनी चाहिए। कौन अहंकारी हो गया है? अहंकारी कौन हो गया है? अब ये तो वही बता पाएंगे, इंद्रेश जी बता पाएंगे। इंद्रेश जी तो आपके ही हैं। इंद्रेश जी बता पाएंगे कौन अहंकारी हो गया। लेकिन जैसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने चाहा होता तो राम मंदिर तो बहुत पहले बन गया होता। कांग्रेस और इन लोगों ने अभी क्या किया है लोकसभा में, अभी लोकसभा चुनाव में लिखित रूप से इनकी पार्टी ने दिया है कि 4 तारीख को चुनाव होगा, काउंटिंग होगी और 5 तारीख से 8500 रुपया खटाखट मिलने लगेगा। वो तो जब सत्ता में आए तब कहते ना, सरकार में तो है नहीं, तो वादा भी कोई मतलब नहीं है। राजनीति में ऐसे ये लोग बोलते रहते हैं। विरोध नहीं किए तो क्यों नहीं गए। ठीक है, वो थोड़ा वादा बढ़ चढ़ के हो गया, लेकिन वादा भी तो सरकार में आने पर था ना। सरकार में आएंगे तो पैसा आएगा तब देंगे, अभी कहाँ देंगे बेचारे। आने में नहीं था, ये तो कहीं लिख के नहीं दिया इन्होंने सरकार में आने में। ये तो अंडरस्टूड है ना, चुनाव तो सरकार बनाने के लिए हो रहा है जी। चलिए ठीक है। और
जी और बोलिए रही बात भागवत जी की मिलने की आदित्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, तो संघ का 2025 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो संघ का और भी काम है। संगठन का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, संघ को गांव तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हम तो इनसे भी कहते हैं इनको भी शाखा जानी चाहिए, ये लोग भी, कांग्रेस के लोग भी शाखा जाए तो कम से कम इनकी बुद्धि शुद्ध हो, और लोग भी जाए, पूरा हिंदू समाज जाए। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश में जो भी जन्म लिया है और भारत माता को जो मां मानता है वो सब संघ का कार्यकर्ता हो जाए जी। भारत को मां मानने वाला सब भारतीय है और वो संघ में जुड़े। हम लोग तो ये चाहते हैं, हमारी यही विचारधारा है, हमारी यही चाहत भी है, यही अपेक्षा। तो सरकार से अनिल जी, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार कैसे सहयोग करे, मतलब क्या करे अभी जो नहीं कर पा रही है? अपना काम कर रही है सरकार से, हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे? सरकार को अपना काम करना है, हम लोगों को अपना काम करना है। नहीं, आपकी जो योजनाएं हैं सारी, जो हम लोग सुनते हैं, सारी योजनाएं बढ़ाई जा रही है, गौ रक्षा के लिए भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, आप लोगों को सुविधाएं भी दी गई हैं, सरकार के आने से संघ को फायदा भी हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है? संघ को फायदा क्या हुआ है? संघ तो अपना काम कर रहा है, अपना काम तो कर रहा है, लेकिन सरकार के होने से ये राहत मिल जाती है ना, कोई अवरोध नहीं आता रास्ते में, जैसे पहले की सरकारें रुकावटें डालती थी, कोई कार्यक्रम है उसकी परमिशन नहीं मिलती थी, अभी वैसा कोई अवरोध नहीं है ना। अभी योगी जी बैठे हैं यूपी में, जो है समझ लिए, योगी जी तो वैसे भी जो है सपोर्ट करते हैं संघ को। अरे भाई, उतने बड़े प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर में 5 दिन का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मिलने में हाय तौबा क्या है? हाय तौबा कहाँ कर रहे हैं, वो तो सहयोग की बात हो रही है। और 2025 में 100 वर्ष संघ के पूरे हो रहे हैं, इसके लिए भी मिला जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो योगी जी को आगे देख रहे हैं आप लोग भविष्य के लिए, मतलब नेता के तौर पर? अब ये तो भाजपा देख रही है, जिसको देखना है। मोदी जी आज का ये है कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये जो कह रहे हैं कि अब 99 सीट वाला प्रधानमंत्री थोड़े बन जाएगा। 240 अगला चुनाव जब आएगा तो उस समय तक तो मोदी जी एक उम्र हो चुकी होगी, शायद अगला चुनाव ना भी लड़े वो, तो ये उस समय की काल परिस्थिति और उस समय बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग तय करेंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का भाव ये है कि ये भी हमारे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे, हम तो इनसे भी आग्रह, हम तो राहुल गांधी से भी आग्रह करेंगे कि संघ के शाखा है, तब उनको समझ आएगा कि मैं वीर सावरकर नहीं, आप वीर सावरकर कभी नहीं बन सकते। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है सुकीर्ति जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर आता हूं आपके पास। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी, खूबे हो से धनी, फल से फूल से हम जो बस्तर पुरहे जाऊं से हमी, पुरहे जाऊं से हमी। तिहार असन लागली दादा जवाना गरधार, आले फिकार निकर विष्णु हम जो मुंडे जंगल नदियां खेत डगर में खुशियां भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है, निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारों मासी। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर छत्तीसगढ़ के
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपूर्व। ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है संघ के नेता इंद्रेश कुमार का जो बयान है उसने पूरी खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। इसी के साथ जो यूपी में हार हुई है उसका विश्लेषण चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिन पर बीजेपी हारने के बाद जो है समीक्षा कर रही है और कांग्रेस लगातार हमलावर है। हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुकीर्ति जैन साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। वरुण त्रिवेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मत्स्य प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और अनिल मिश्रा जी हैं, संघ के विचारक। सुकीर्ति जैन साहब, ब्रेक से पहले आप काफ़ी कुछ बताना चाह रहे थे, उस समय डिटेल में आपसे बात नहीं हो पाई थी। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बीच खबर भी आ गई है कि संघ और जो बयान आया उसके बाद संघ और बीजेपी के समन्वय की बैठक की तारीख तय हो गई है। अभी जो है संगठन महासचिव जाएंगे, हो सकता है नड्डा जी भी जाएं, तो नाराजगी दूर करने की बातें आने लगी हैं। अगर ये बयान नहीं आता तो शायद उतनी जल्दी काम नहीं होता। तो आप देखते हैं कुछ कहना पड़ा संघ को, जो है बीजेपी खुद आगे सोचना चाहिए था। जब बयान आया उसके बाद बैठक की तारीख आई है, और कौन सी बातें हैं जो नाराजगी दूर करने वाली हैं, जो अभी आपने बताया है, जैसे कि जो मांस का निर्यात है वो बंद नहीं हुआ है, और बहुत सारी बातें जैसे मोदी जी को अहंकारी क्यों कहा जा रहा है। मैं अभी हमारे किसी सहयोगी ने कहा कि पहले संघ को समझना चाहिए। कांग्रेस के लिए खासतौर पे है कि संघ को समझ, मैं भी ये कहता हूं। कांग्रेस छोड़ दीजिए, आप जनता को समझाइए कि मोदी जी अहंकारी क्यों हैं। ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अहंकारी हैं तो वो हैं, और ये बात तो कांग्रेस कह रही है और जनता देख रही है। तो इशारा कर रहे हैं ना। हाँ, इंद्रेश जी या संघ, ये समाज का दर्पण है, भाजपा का दर्पण नहीं है ये। और जहां तक प्रश्न उठता है संघ के बारे में, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि संघ की ये सोच है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और जो भारत मां के वैभव को बढ़ाएगा, संघ उसके साथ में खड़ा है। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि कांग्रेस को लोगों को भी संघ की शाखा में आना चाहिए। जिस दिन वो शाखा में आने लगेंगे उस दिन उनकी भी सोच हमारे सत्य के साथ में खड़ी होगी। और दूसरी बात जो है कि समाज के बारे में जो धारणा थी वो इंद्रेश जी ने बताई, और एक बड़े होने के नाते बताई। और संघ के जो व्यक्ति होते हैं उनको न सत्ता प्रभावित कर सकती है, न वो सत्ता से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इंद्रेश जी का एक और बयान आ चुका है। लगता है दबाव बहुत तगड़ा पड़ा है। अपने बयान को उन्होंने सफाई दी है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, और जिन्होंने भगवान राम की भक्ति की वो सरकार में है, तमाम बातें कह रहे हैं। मतलब अभी वो जो है जो काम बयान न करना था कर दिया है। समन्वय बैठक की तारीख आ गई है, अभी वो बैक हो गए हैं। तो मतलब सब चल रहा है। संघ भी तो कहीं ना कहीं जो है अपने पत्ते फेंकता है और फिर वापस ले लेता है, ये सब चीजें हैं। ये तो जो घर के बड़े होने के नाते, देखिए प्रधानमंत्री से बड़ा हमारा संघ है, तो बड़े होने के नाते संकेत करना उनका काम है। और उनका उद्देश्य बड़ा साफ है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मोदी जी ने उस चीज को समझा है, और ये उनका बड़प्पन है मोदी जी का भी, कि यदि अहंकारी होते तो संघ की बात को स्वीकार न करते, लेकिन स्वीकार किया उन्होंने, और सुधार भी करेंगे कि हमारी कार्यप्रणाली में कहाँ कमजोरी है। लेकिन एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी में ये जो गलत तरह की बयानबाजी की गई है, जिससे कि समाज में ये संदेश चला गया कि संघ और भाजपा अलग है, ये उन लोगों के द्वारा हुआ है जैसे कांग्रेस सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती, तो कांग्रेस ने अपने लोगों को भाजपा में भेज लिया। यहाँ पर ये कमजोरी थी कि उन लोगों को बुलाकर महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया, और वो जैसा चारों तरफ परिवेश बना वो अभिव्यक्ति आ गई। इसलिए संघ अपने दायित्व को निभा रहा है,
और संघ के लिए मोदी जी महत्वपूर्ण नहीं है, संघ के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। और जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसके साथ में संघ खड़ा है। और संघ और भाजपा में अपना समन्वय का रिश्ता है, कहीं कोई दूरी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, अधिकार है। तो वो इंद्रेश जी ने कहा है, उसमें कोई नकारात्मक भाव कहीं नहीं है उनका भी। आप काफी कुछ बताना चाह रहे थे, फिर रुक गए बीच में। खैर कोई बात नहीं। वरुण त्रिवेदी जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है संघ इंद्रेश कुमार जी ने अपना बयान वापस ले लिया है और समन्वय बैठक की तारीख भी आ गई है, और यूपी में जो है समीक्षा भी हो रही है, यूपी में मोहन भागवत जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, इसका असर देख रहे हैं आप? देखिए, अभी हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने अपना बयान वापस लिया या नहीं लिया। तो वापस नहीं लिया, उन्होंने सफाई उसका सफाई देते हुए कहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भगवान राम की उन्होंने जो हमने भगवान राम पे बोला था, अभी प्रगति कर रहा है देश। ठीक है, आप बताइए ना, अगर चंद घंटों के अंदर कोई व्यक्ति अपना बयान वापस लेता है तो कितना बड़ा दबाव होगा उस व्यक्ति के ऊपर। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, वो बयान देते हैं कि मुझे संघ की कोई जरूरत नहीं है, भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार किस चरम पर जाकर पहुंचा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटा है, तभी सभी लोग ये बयान दे पा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की 300 सीटें आ गई होती तो ना संघ बोल पाता, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल पाते। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए हमेशा काम करती रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी पार्टी नहीं है, जैसे कोई कहने लगते हैं मोदी जी कि 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी 130-32 साल पुरानी पार्टी है। आप बताइए ना कि हमने 130-32 साल में क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की बुनियाद रखी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी में पूरा आजादी के आंदोलन को खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए काम करती रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और रही बात, अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया। देखिए, आप बताइए ना, क्या राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है? आप बताइए, भाजपा के नेता बोले, नरेंद्र मोदी जी बोले कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। कहते हैं भगवान राम को लाए, आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कभी राम की विरोधी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राम का सम्मान किया है। आप बताइए ना, अगर कांग्रेस पार्टी राम की विरोधी होती तो ये जो मंदिर बन रही थी उसमें अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर के, कांग्रेस पार्टी। वरुण त्रिवेदी जी, आप बात घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग रोड़ा नहीं अटकाते तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश इतने विलंब से आया है वो बहुत सालों पहले आ गया होता। ये कह रहे हैं वो। पहले कांग्रेस पार्टी ने कब रोड़ा अटकाया? मुझे आप तथ्यों के आधार पर बात करिए। भाजपा के जो नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप तथ्यों के आधार पर बात करिए। कांग्रेस पार्टी ने कब रोड़ा अटकाया? आप बताइए ना, राजीव गांधी जी थे जिन्होंने ताला खुलवाया था, कब रोड़ा अटकाया? कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर के ऊपर रोड़ा नहीं अटकाया। कांग्रेस पार्टी सेकुलर राजनीति, भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कहती है ना कि हम सेकुलर, और इस देश के अंदर ये देश सेकुलर है। आप बताइए ना, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी सेकुलर का सम्मान करती है और राम को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मानती है। कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के, राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कमाल है, आपको राजनीति करनी चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई और देश किस तरह विकास करे, लेकिन आप राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और उसका भगवान राम है, वो तो सभी के, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। उन्होंने देखा राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अयोध्या से चुनाव हारते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अनिल मिश्रा जी, इंद्रेश कुमार जी का पलटना अपना बयान से जाहिर करता है कि बीजेपी का दबाव अभी भी काम कर रहा है। समन्वय की बैठक जरूर आ गई है, बोला गया चलो बैठक में बात करेंगे, खुल के बात मत करो, जो बयान दिया वापस ले लो। इंद्रेश जी ने फौरन बयान वापस ले लिया और तारीफ करी, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कहिएगा? नहीं, समन्वय की बैठक तो लोकसभा चुनाव में भी हुई। समन्वय की बैठक तो होती ही रहती है, हर चुनाव में होता है। पर नड्डा जी नहीं जाते ना उसमें नड्डा जी आ रहे हैं, संगठन के महासचिव आ रहे हैं। हाँ, तो होना ही चाहिए भाई, बड़े स्तर पे होना चाहिए। डैमेज कंट्रोल है ना कहीं ना कहीं। अब ये तो आप ही लोग बता पाएंगे, अब हम लोग क्या बताएंगे। डैमेज कंट्रोल है कि कंट्रोल डैमेज है, ये तो आप ही बता पाएंगे।
रही बात नड्डा जी की, तो नड्डा जी को नहीं बोलना चाहिए था ये, हमें भी लगता है ऐसा कि नड्डा जी इन चुनाव में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बचना चाहिए था। ठीक है, कम से कम एक बयान तो आपने दिया कि जो थोड़ा समझ में आया। और ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने हमने जो है झटका ना दिया होता तो आज संघ बोल ना पा रहा होता इतना, इन्होंने झटका दिया कि आपने दिया है? 16 वकील खड़ा करते थे सुप्रीम कोर्ट में, ये तो कहते थे कि राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये तो वहाँ वो पुल तोड़वाने के लिए और उसके लिए, ये लोग इन लोगों की डबल रहता है। ठीक है, ये राम के लिए सारे वकील, इनके जितने खानदान, इनके पार्टी में जितने खानदानी वकील हैं, सब काला कोट पहन के वहाँ खड़े होते थे सुप्रीम कोर्ट में। ये आप नहीं जानते, ये नहीं जानते कि हम नहीं जानते, कि ये देश नहीं जानता। अब तो कोई चीज छुपने वाली है नहीं। भाई साहब, मैं कहूँ कि ये बात नहीं मानूं तो ऐसा नहीं है कि संघ और भाजपा का सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता, करता है जहाँ हमको जरूरत होती तो है। ये अनिल जी थोड़ा ये साफ कर दीजिए ना, कौन सी बातें हैं जो आप लोग चाहते हैं कि सरकार करे, कौन से जो आपकी योजना है जो नहीं कर हो पा रही? सरकार अपना काम कर ही रही है। सरकार को जो अपना काम करना है, सरकार हमारे हिसाब से नहीं चलती, सरकार को चलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोगों को पीओके की बात हो रही है, मोदी जी लगातार बोल रहे हैं हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, वापस ले आएंगे, ये भी आप लोग चाहते हैं। ठीक है, गौरक्षा पे अभियान चल ही रहा है लगातार। इस देश का जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं, चाहे अन्य लोग हैं, इस देश का कौन नागरिक नहीं चाहता है कि पीओके को हमारा भारत का है? नाराजगी मोदी जी शायद खुद न समझ पा रहे हो कि नाराज क्यों हैं ये लोग। मैं सारे काम तो कर रहा हूँ इनके, जो भी चाहते हैं ये लोग। अरे बड़े लोगों की बातें हैं, हम लोग बहुत सामान्य कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, मत्स्य जी से पूछ लेते हैं। मत्स्य प्रभाकर जी, देखिए एक बात समझ में आई कि जो कांग्रेस के लोग आए उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिया, लेकिन वो जरूरत थी, क्योंकि आखिरकार दूसरे कमजोर करेंगे तभी तो अपनी पार्टी मजबूत होगी। ये मोदी जी का विजन शुरू से रहा है, इसलिए लगातार 3 बार वो सरकार को बना पाए हैं। तो अब इसमें संघ नाराज हो जाए कि भाई कांग्रेस के लोग क्यों लेके आ रहे हो, तो ये तो बीजेपी चलाने वाला अपना तय करेगा ना। अब मोदी गारंटी है तो मोदी जी ब्रांड है तो उनकी गारंटी चलेगी, उसमें क्या नाराज होने वाली बात है? बाकी सारे काम वो कर रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और कौन सी बात है? नवीन जी बिल्कुल सही बात आपने कही। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, संघ अपना कार्य कर रहा है। संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। और इस देश में संस्कृति, जो भारतीय राष्ट्रीयता की संस्कृति रही है, उसको पुनर्जीवित करने, संचरित करने और विकसित करने का कार्य कर रहा है। ये कार्य शुरू से करता आया है और 100 साल होने जा रहे हैं। ये सब बातें सब जानते हैं, हम तो सीधे पॉइंट पूछ रहे हैं कि कौन सी नाराजगी की वजह है। नहीं, नाराजगी की कोई वजह भी नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने जो अपने पहले ही बयान में ये बात साफ तौर पर कही, पहले ही दफा ये बात साफ तौर पर कही कि आज जो संघ जिस प्रकार की बातें कह रहा है, इसको कदाचित मार्गदर्शक दिग्दर्शक की भूमिका में है या मार्गदर्शन करता आया है शुरू से उस पार्टी को, उस दल को जिसने हमेशा इसकी नीतियों और रीतियों के अनुरूप देश को चलाना ढालना चाहा। और इनको यह कार्य पहले करते तो आज यह स्थिति न होती। और इस स्थिति के लिए अगर जिम्मेदारी तय होने की बात होगी तो ये अपने समन्वय में क्या करते हैं वो बात होगी। आप भी नहीं बोल रहे हैं, देखिए वो तो बधे हुए हैं, अनिल जी तो बधे हुए हैं अपनी पार्टी से और सुकीर्ति। आप तो पत्रकार हैं, खोल के बता दीजिए। मैं स्पष्ट करके बात बता रहा हूँ, स्पष्टता है बात बता रहा हूँ। मैं कहीं से बधा नहीं हूँ, न मुझे बधे होने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात बहुत साफ तौर पर कह रहा हूँ, वह ये कि संघ को, संघ के नेताओं को जो है इस बात को शुरू से, जब से प्रचार का दौर चला, और प्रचार के दौर ही क्या बल्कि 6 महीने पहले जब से मैं आधारित बात शुरू हुई थी देश में, तभी से यह नियंत्रण धीरे धीरे इनको करना चाहिए था। और अगर यह न करते तो आज यह स्थिति न होती जिस रूप में आया है। लेकिन विपक्ष को यह कहने का अवसर नहीं मिलता। विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से अपने बहुमत पे सत्ता में है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का बहुमत हो या ना हो, लेकिन उन्होंने चुनाव पूर्व एक गठबंधन कर रखा है। और चुनाव पूर्व गठबंधन कांग्रेस ने तो इसके पहले
इससे भी ज्यादा लचर स्थिति में अपना 10 साल का अच्छा, मैं शासन सीधा एक किया। सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब बातें हो गई सीधे, क्या संघ योगी जी के पीछे खड़ा हो गया है? जो मुलाकात हो रही है उसका संदेश हम मान लें, हम योगी जी के साथ हैं। देखिए संघ कभी किसी के पीछे नहीं खड़ा होता, संघ हमेशा आगे चलता है। संघ की को जहां तक मैंने जाना पीछे खड़ा होना, सपोर्ट में खड़ा होना। 51-52 सालों की अवस्था से मैं संघ को जान रहा हूं। 1974 में मैंने संघ को पहली दफा लीडरशिप वाली बात नहीं कर रहे हैं मसेन जी, लीडरशिप करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करने वाली बात। हम सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी को। नहीं, सपोर्ट करने की बात भी नहीं। योगी जी को सपोर्ट करने, योगी जी को क्यों सपोर्ट करेगा और क्यों विरोध करेगा? संघ उस विचारधारा का समर्थन अवश्य करता है, उन लोगों का समर्थन अवश्य करता है, उनके पीछे उनको सहयोग देना चाहता है हमेशा, जो उसकी विचारधारा को समझते हैं। और वह विचारधारा है देश को संस्कृति में बांधे रखने की, एक सूत्र ठीक है, में बांधे आपने रखने एक पॉइंट वाली बात की, संघ सपोर्ट करता है जो उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अब जो योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पूरे देश में वैसे तो, वो ये मान ले कि मतलब योगी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं, योगी जी निश्चिंत क्यों रहे? जो देश का नेतृत्व कर रहा है, प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, इतने बड़े देश के, इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, वो निश्चिंत कैसे रह सकता है? उसको तो हर घड़ी हर पल कोई उनके पद के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, निश्चिंत रहे वो, क्योंकि समीक्षा बैठक चल रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात है कि इस तरीके के जो संकेत अभी तक उभर करके आए हैं, और मैं अभी खुल करके तो इस तरीके कोई बात आई नहीं, लेकिन संकेत जो उभर रहे हैं उसमें यह है कि योगी जी के रास्ते को निश्चित तौर पर संघ ने बेहतर महसूस किया है। उन्होंने इस बात को अभी तक कहीं किसी भी रूप नहीं प्रकट करना, लेकिन योगी जी के लिए भी एक संदेश है, और वह यह है कि सबको एक सूत्र में बांधने की। नवीन जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, संयोग रहा या दुर्योग रहा, जो भी रहा, आज देश में मुसलमान है, क्या देश में ऐसी कोई स्थिति या अल्पसंख्यक जिनको कहा जा रहा है वो है, क्या ऐसी कोई मशीनरी कभी आज या कभी लाई जा सकती है जिससे एक झटके से इन सबको साफ कर दिया जाए, इन सब से मुक्त कर दिया जाए? करना ही क्यों है ऐसा? करना ही क्यों है? वो भी तो देशवासी हैं, कोई ऐसा करना ही क्यों है? देशवासी हैं, लेकिन इस चुनाव में आपने देखा कि जो धर्म की बातें आज विपक्ष को भी कहने का अवसर मिल गया है, जो हिंदू मुसलमान कह करके, वो बहाना चाहे जो भी किया जाए, लेकिन हिंदू मुसलमान कह करके जो बातें की गई बीते चुनाव में, वह बातें नहीं होनी चाहिए थी। उसने देश को एक दूसरा राग दे दिया, और उससे सबसे ज्यादा स्थिति विपक्ष को मिल गई, जिसने भ्रम और मिथ्या प्रचार के आधार पर एक अवसर पा लिया, अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और अब कदाचित स्थिति में आ गया है कि अब बीच बीच में भी जो है कसता रहेगा। और संघ के मार्गदर्शन में यह सरकार, जो मोदी जी की सरकार राष्ट्र के हित में, देश के हित में बेहतर करना चाह रही थी, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा अवश्य आएगी। ठीक है, वरुण त्रिवेदी जी, आप जो कह रहे हैं कि हमने हराया बीजेपी को, ये लोग नहीं मान रहे हैं, क्या वो तो सीधे जो आरएसएस के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से वो हारे हैं? देखिए, हम तो ये बोल ही नहीं रहे कि हमने हराया है। अरे हमारी हैसियत क्या है? इस देश की जनता ने मोदी जी को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि मोदी जी ने 2002 से लेकर आज तक कभी गठबंधन की सरकार चलाई नहीं, और मोदी जी हमेशा ये मानते रहे हैं कि उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी और वो सरकार चलाएंगे। तो इस देश की जनता ने मोदी जी को हरा दिया है, इस बात को मोदी जी को स्वीकार करना पड़ेगा। डालने के लिए मोदी जी को हरा दिया, ये बात बिल्कुल सही है, मैं मोदी जी के साथ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वीकार किसको किया? जनता ने। जनता ने आपको भी तो स्वीकार, आपको अगर स्वीकार किया होता तो आपको 99 पर क्यों समेट दिया उसने? हो गए उनके सांगली वाले भी आ गए, हो गए। ज्यादा सदस्य नहीं तो आप इस बात को मानते हैं ना कि मोदी जी को जनता ने अस्वीकार कर दिया। मोदी जी जो वादा कर रहे थे कि 404 सीटें आएंगी और उनकी 240 सीटें आएंगी, आप इस बात को मानिए ना कि मोदी जी को अस्वीकार किया है जनता ने। जनता ने उनको मोदी जी को गठबंधन के साथ स्वीकार किया है। अरे जब गठबंधन आपने किया है तो इस गठबंधन के नेता के बतौर पर आप देश का नेतृत्व करें, स्वयं पर इसको प्रतिबिंबित न करें, स्वयं पर इसको केंद्रित न करें।
तो जनता को नहीं, जनता को इसलिए कहा कि मोदी जी को अहंकार है, जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा। जो शक्तियां देश को अपने उंगली पर लगाना चाहती थी। ठीक है मसेन जी, मसेन सुन लीजिए, मसेन जी सुन लीजिए और वरुण जी को सुन लीजिए। नहीं कर सकते हैं आप कुछ स्वयं से रचनात्मक कार्यक्रम शुरू करिए और कुछ करिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं जैसे जनता आपको स्वीकार करे। सुन लीजिए मसेन जी, सुन लीजिए, वरुण जी सुन लीजिए, वरुण बोलिए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जनता ने मोदी जी से ये कहा कि आपका अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बताइए ना, वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं चुनाव। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता है जो रटा जा रहा है भर से ज्यादा उस पर बात करने की नई बातें कहिए, नई बात कीजिए, नया चिंतन करिए, नया विचार दीजिए, देश को नई धारा नई दिशा में ले जाइए। कई सुनी रटी रटाई सुनी सुनाई बातों को आप भी वही करके वरुण जी देखिए हम कोई सुनिए, अच्छा बताइए, चलिए आप नहीं, अगर आप चाहते हैं, सुनिए आप अगर चाहते हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नए विचारों को जन्म दीजिए, नया कुछ लेकर के आइए। चलिए हम नए विचार देते हैं, चलिए हमारा सुझाव, हम सुझाव देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि कोरोना काल में ये देश किस क्राइसिस से गुजरा, क्या भारतीय जनता पार्टी राइट टू हेल्थ बिल लाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी बाजार से हेल्थ और एजुकेशन को हटाएगी, बताइए ना। दुनिया का कौन सा देश है इस राशि से कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो उस समय कह सकती। देखिए दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस भी नहीं हुआ। दुनिया के किस देश में इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि 40 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए क्या किया। आज हिंदुस्तान हर कुछ किया, प्रभाकर जी सुन तो लीजिए, आपको मौका दूंगा। प्रभाकर जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए बात। मैं आंकड़े गिनाने की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ कि हर क्षेत्र में सुधार हुआ है, निरंतर सुधार हो रहा है और आप सकारात्मक निश्चित रूप से अभी आप हमसे यही बोल रहे थे ना कि कुछ नया बताइए। मैं बता रहा हूँ नया, आप सुनने के लिए तैयार नहीं समझिए। और आप जैसे सुबह के लोग अगर समर्पण कर देंगे इस तरीके से तब तो देश का भ्रष्टाचार हो जाता है। ये बताइए ना, क्या इस देश, आप बताइए क्या इस देश की संसदीय प्रणाली में विपक्ष ना रहे। आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस, आप बताइए विपक्ष का काम विरोध करना नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरएसएस के प्रमुख जी ने अभी बयान दिया है कि विपक्ष का काम है कि दूसरा पहलू दिखाना। आप कांग्रेस पार्टी को कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आप बताइए ना, क्या विपक्ष दूसरा पहलू ना दिखाए। दूसरा पहलू का मतलब विरोध नहीं होता है। पहलू दिखाए लेकिन विपक्ष झूठ का प्रचार न करे। जनता का प्रचार कर रहा है विपक्ष। विपक्ष माई बात नहीं हो गया देश की जनता का। आप बताइए ना, इस देश में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। विपक्ष का झूठ का प्रचार कर रहा है। बात समझ में आती है। अच्छा आप बताइए ना, ठीक है मसेन जी, ठीक है वरुण, ठीक है मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है मसेन जी, ठीक है। अनिल मिश्रा जी, तो जिस तरह से समन्वय बैठक की अब तारीख आ गई है, तो अब ये नाराजगी थोड़ा सा मतलब इस बीच अब नहीं रहेगी, कोई बयान नहीं आएगा। अनिल मिश्रा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ अब जो जिस तरह से बीजेपी ने भी जो है समन्वय बैठक की तारीख तय कर दी है, बैठक होंगी, उसमें मुद्दे उठेंगे, नाराजगी दूर हो जाएगी आपकी? अरे बैठक तो होनी ही चाहिए। बैठक में ही तो बातचीत होती है, सब जगह होता है। परिवार हो संगठन हो। जी ये हमारी क्या नाराजगी। ठीक है, बैठक तो परिवार की बैठक होती ही है, होनी चाहिए। तो क्या मांग उठाएंगे उसमें आप, मतलब क्या करें मोदी जी जो आप नाराजगी दूर हो जाए? उसमें सब बैठकें हुई, बैठक तो होती ही। क्या मोदी जी ऐसा क्या करें कि नाराजगी दूर हो जाए? तो मोदी जी को चलिए ठीक है। सुकृत जैन साहब, समय कम बचा है, थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दीजिए। एक तो यूपी में जो है बीजेपी की बैठक चल रही है, उसमें बहुत सारे जो सांसद आए थे, आर.के. पटेल साहब ने सीधा मीडिया को बयान दिया कि हमको अपनों ने हराया, विपक्ष में कहाँ दम था। बहुत सारा शेयर भी पड़ा उन्होंने, जो है उन्होंने बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी है भूपेंद्र चौधरी जी को, ठीक है। और सारी जगह से ये रिपोर्ट आएगी
और जितने भी सांसद हारे हैं सब रिपोर्ट देंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा? पांडे जी, एक बात तो मैं वरुण जी की प्रशंसा करूंगा कि कैसे विषय को विषयांतर कर लेते हैं। बात यहाँ पर इंद्रेश जी के बयान से हुई थी, वो बेरोजगारी पे ले गए। मूल बात आप ये समझ लीजिए कि 1985 में जब संघ की स्थापना हुई और 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद में संघ पर जब प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध हटने के बाद में एक राजनीतिक हम लोगों ने अपना फ्रंट तैयार किया। ये इतिहास में दर्ज है। 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और 1980 में जब जनता पार्टी में आपसी कलह के कारण नए दल के गठन का जब निर्णय लिया, क्योंकि जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था, उस समय बंबई के अधिवेशन में गांधीवादी समाजवाद को भारतीय जनता पार्टी की निष्ठाओं में जोड़ा गया। मैं इसलिए इस बात को प्रासंगिक मानता हूं कि ये आपके प्रश्न के जवाब के लिए महत्वपूर्ण है। ये दूसरी बात, जिस चीज का उल्लेख कांग्रेस बार बार करती है कि गांधी जी की हत्या हुई जिन परिस्थितियों में हुई, इसके उपरांत जब इंदिरा जी की जब हत्या हुई है, उस समय की यदि हम राजनीतिक परिस्थितियां देखें तो सरकार की नीतियों से उपजे असंतोष के कारण ये घटनाक्रम हुआ। इसी तरह राजीव गांधी की जब हत्या हुई, उस समय भी एलटीटी को श्रीलंका में भारत के द्वारा सपोर्ट किया गया था और जब उसको खत्म किए जाने लगा तो जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई तब राजीव जी की हत्या हुई। कहीं न कहीं उसमें राजनीतिक चूक रह गई थी, उसका ये परिणाम रहा। तीसरी बात आती है कि हम यदि अपने मूल तत्व पे आ जाएं तो ये जब भारतीय जनसंघ की स्थापना संघ के एजेंडा के तहत हुई थी, तो संघ का स्थान तो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर रहेगा और समन्वय बैठक जो होती है, हर चुनाव के बाद में समन्वय बैठक होती है और इसके उपरांत जैसी भी जहां प्रक्रिया होती है 3 महीना 6 महीना, ये समन्वय बैठक नियमित प्रक्रिया है। और जहां तक अभी आपने एक माननीय विधायक जी का उल्लेख किया, तो वही राजनीति जो है ये तोड़ती है और संघ जोड़ता है। राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को लोगों का आना हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं और नए लोगों के आने से, आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस से आए हुए लोगों ने इनको हरवाने में काम किया, कम बचा है। उसने यदि ये बात कही है तो उसमें कौन सी गलत बात है? ये संघ का काम ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग आ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको ठीक करने का काम तो संघ का है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, समय खत्म होगा सुकीर्ति जी, नहीं है जी समय खत्म हो गया, फिर चर्चा करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।